करौली में कोहराम के बाद शांति, कर्फ्यू 7 अप्रैल तक जारी। सात आरोपी एक दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपे गए। निर्दलीय पार्षद मतलूब अहमद की तलाश जारी। बीजेपी की टीम ने करौली में प्रभावितों से मुलाकात की। राजेंद्र राठौड़ बोले, कांग्रेस ने किया तुष्टीकरण। राज्य के गृह मंत्री ने एक तरह से उन लोगों को जिन्होंने पत्थरों से हमला किया, तलवारों से हमला किया, उन्हें क्लीन चिट देने का काम कर दिया। कांग्रेस की टीम ने भी करौली में जांच की। हम पीस को साथ लेके चलना चाह रहे हैं, हम शांति को साथ लेके चलना चाह रहे हैं, हम शांति कायम करना चाह रहे हैं और हमारी कोशिश 100% कामयाब होगी। करौली के नाम पर सियासत परवान पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। करौली में भले ही अब शांति है, लेकिन राजनीति में पैदा हुई उथल पुथल अभी लंबा सफर तय करेगी। जख्मों पर मलहम लगाने का दौर शुरू हो गया है। अब वार पलटवार इस बात को लेकर है कि जख्मी कौन हुआ, ये या वो, किसकी गलती ने जख्म दिए, इनकी गलती ने या उनकी गलती ने। और सबसे बड़ा हमला दोनों तरफ से इस बात को लेकर हो रहा है कि कौन जख्म खाने वाले के साथ खड़ा है और कौन जख्म देने वाले के साथ। खैर, राजनीति अपनी चाल से चलती है और उस पर सवाल उठाना बहुत बार बेतुका सा लगता है। सियासत को बूझने वाले लोग जानते हैं कि करौली मामले का राजनीतिक विस्तार अप्रैल 2022 तक नहीं है, बल्कि ये 2023 के आखिरी महीनों तक जाता है, जब प्रदेश में चुनाव हो रहे होंगे। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि क्या करौली उपद्रव से वोट निचोड़ने की कोशिश हो रही है, कौन कर रहा है करौली मामले पर सियासत, और चुनाव के लिए भावनाएं भड़काने के आरोपों में कितना दम। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ, भाजपा प्रवक्ता राखी राठौड़ मैडम हैं हमारे साथ, और महेश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले आप दोनों राजनीतिक मित्र जो जिनकी पार्टी एक दूसरे पर सियासत करने के आरोप लगा रही है, थोड़ा ये समझा दीजिए एक एक करके कि कौन कैसे सियासत कर रहा है। स्वर्णिम जी आप बोलिए, फिर राखी जी आपके पास आता हूँ। बोलिए स्वर्णिम जी। देखिए जेपी जी, भारतीय जनता पार्टी का हमने देखा काफ़ी लंबे समय से ये चला रहा है कि आप सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ें, सांप्रदायिकता की बात करें, उस आधार पर आप ध्रुवीकरण करके वोट प्राप्त करें। चाहे किसी भी राज्य में कुछ घटना होती हो, लेकिन पूरे देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो सांप्रदायिकता का माहौल बनाने लगते हैं। और ये सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब चुनावों में उतरने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता रहा नहीं है। जहाँ तक करौली की बात है, करौली में ये जो घटना हुई बड़ी दुखद घटना है, और इसका मैं एक बताना चाहता हूँ उदाहरण कि जो प्रोसेशन निकल रहा था, जो जुलूस निकल रहा था, उस पर पत्थर फेंके गए, उनको घायल किया गया। लेकिन एक रिएक्शन के लिए एक समय होता है, जैसे एक्शन का एक रिएक्शन होता है, उस समय से पहले ही 3 मिनट के अंदर अंदर कुछ दुकानों को आग लगा दी मिसक्रिएंट्स ने। भीड़ ने नहीं लगाई। अगर रिएक्शन होता है तो मॉब का रिएक्शन होता है। वहां पे कुछ लोगों ने दुकानों को, एक शेष विशेष के जो संप्रदाय के लोग हैं उनकी दुकानों को आग लगाई, और आग लगाने के साथ ही ये माहौल चालू हुआ। लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पे स्थिति को संभाला। और आज भारतीय जनता पार्टी को वहां जाकर के जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जो चीजें सामने आ रही हैं, ये देखा वहां पे कि सांप्रदायिकता भड़काने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता था, जो वहां के पूर्व सभापति रहे। और उनकी आज माँ जो है वहां पे, वहां के पास से ही जो प्रधान भी चुनी गई हैं, और उनकी पत्नी भी जयपुर में बड़ी नेता है। तो ये सब नाम आ रहे हैं सामने। SIT गठित हुई है, शीघ्र ही जो एक षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की गई। षड्यंत्र सारी जांच हो गई, आपके पास सारी रिपोर्ट्स आ गई है कि इस तरीके से नारेबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई, और थोड़ी सी पत्थरबाजी होती है, कुछ मिसक्रिएंट्स ने आग भी लगा दी। ये सारी रिपोर्ट्स आ गई आपके पास? देखिए, मैं राजनीति से अगर जुड़ा हुआ हूँ, देखिए सुनिए, इसका मतलब पुलिस SIT जो आपको जांच रिपोर्ट देगी वो तो देगी, लेकिन हम राजनीति से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे भी वहाँ पे संपर्क होते हैं, हमारे भी लोग होते हैं, हमारे भी कार्यकर्ता होते हैं, जो हमारे पास सारी सूचनाएं आती हैं। मैं नहीं जानता, बीजेपी के पास भी आती होगी, सबके पास आती है, सबके कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन ये बात तथ्य है और ये सही है, और ये सबको पता है। वहाँ पे करौली के अगर किसी भी नागरिक से आप पूछेंगे, जो बाजार चूंकि बंद था उस दिन और छुट्टी थी, और खाली जो बंद दुकानों में एकदम से आकर के लोगों को अचानक पता पड़ा कि या तो आग भी लग गई है। और जब जुलूस शुरू हुआ उसके पहले से इस तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पे डालने चालू कर दिए गए कि साहब हमला हो गया, जबकि हमला नहीं हुआ था तब तक।
ये तो एक काफी लंबे जुलूस निकलने के बाद हुआ। तो ये एक कहीं ना कहीं षड्यंत्र का ये एक हिस्सा था, जिस षड्यंत्र को नाकामयाब किया गया। मैं आता हूँ आपके पास वापस राखी राठौड़ की प्रतिक्रिया ले लूँ, फिर आता हूँ आपके पास। बोलिए राखी जी। देखिए, एक कहावत है जेपी शर्मा जी, रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे राजस्थान प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो इस ख्वाब में कि 2023 के अंदर फिर से सरकार बनाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अब तक की राजस्थान की सबसे दयनीय स्थिति में सबसे डाउन लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया है। जिस तरह से स्वर्णिम जी कह रहे थे कि खुफिया तंत्र क्या ये काम नहीं कर रहा था कि जो प्रोसेशन वहां से गया, जिसकी परमिशन पहले से प्रशासन से ली थी, उस रास्ते के अंदर क्यों हुआ ऐसा कि उस मस्जिद के ऊपर, उस जिम के ऊपर इतने सारे पत्थर इकट्ठे हुए? क्या ये पत्थर एक दिन का काम था? क्यों नहीं ड्रोन से सर्वे कराया गया? क्यों नहीं आपको पहले से अंदाजा था इस बात का कि वहां पर कोई इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? जो भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करे, चाहे किसी भी पक्ष का हो, उस पर एक्शन होना चाहिए और यही प्रशासन की सबसे बड़ी और प्रमुख जिम्मेदारी है। बिना जांच किए आप अलग अलग स्टेटमेंट्स देते हैं। मुख्यमंत्री जी देखिए, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए किस तरह से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बात करी। उन्होंने ये कहा कि उनके आने से ऐसा हुआ, जबकि देखा जाए तो उनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, बहुत सारे उदाहरण मैं दूं आपको, चाहे छबड़ा वाला एग्जाम्पल हो, चाहे 12 का एग्जाम्पल हो, उनमें सब में ऐसा हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई और क्योंकि वहां पर कोई एक्शन नहीं हुआ और इसीलिए कानून व्यवस्था जो है वो खराब हुई। अभी अभी आप दिखा रहे थे कोटा के अंदर जिस देवा गुजर की डेथ हुई, जिसको मर्डर किया गया, उसके बाद लोगों ने वहां की सरकारी बसों को जला दिया। आप देखिए, एक गैर कानूनी काम होने के बाद में जनता अपने हाथ में कानून को ले रही है। ये स्थिति राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की अब हो चुकी है। जोधपुर डिस्कॉम ने जिस तरह का आदेश निकाला, एक अपीजमेंट की एक पराकाष्ठा है। आप इस तरह के आदेश निकालते हैं और फिर उसको वापस रिटर्न करते हैं। क्यों? हमारा नवरात्रों का त्योहार नहीं है, आप जो भी सुविधाएं दें सबके लिए दीजिए ना, कहां प्रॉब्लम है? लेकिन जो कांग्रेस है वो ये काम नहीं करेगी। उनको एक समुदाय विशेष के साथ में प्रेम है विशेष। आपने जो रोम और नीरो की बात कही, ये तो देखिए आप लोग आपस में बहुत सहूलियत से दूसरे के ऊपर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इस्तेमाल करते थे, लखीमपुर को लेकर इस्तेमाल किया, किसानों ने बॉर्डर को लेकर, सिंगू बॉर्डर को लेकर इस्तेमाल किया। अलग कहाँ कहाँ रोम बन जाता है, कौन कौन नीरो बन जाता है, अलग अलग बातें हैं। लेकिन स्वर्णिम जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि वहाँ पहले से ही मैसेजेस थे, वहाँ पहले ही इस तरह की बातें लोगों में फैला दी गई थी। तो भाई एक बात बताइए कि अपना इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा था? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो नहीं पता था, और पता था अगर तो फिर तो और भी बड़ा फेल्योर है। नहीं पता था तो भी फेल्योर है। देखिए, मैंने एक सवाल और जुड़ता है इसमें, वो भी सुन लीजिए कि आपकी तरफ से ये आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि तैयारी तो भाजपा की तरफ से पूरे राजस्थान में दंगा भड़काने की थी, लेकिन करौली में ही सफल हो पाए। तो करौली में ऐसा क्या था कि सफल हो गए और बाकी सारे राजस्थान में आपने विफल कर दिया? आप करौली में क्यों नहीं विफल कर पाए इनके मंसूबे? देखिए, मैं आपको दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ। मैंने आपको ये बताया अभी कि जब प्रोसेशन स्टार्ट हुआ, जब जुलूस स्टार्ट हुआ, उसके साथ ही वहाँ मैसेजेस होने स्टार्ट हुए थे। एक दिन पहले, 2 घंटे 4 घंटे पहले नहीं, उसके साथ चालू है कि ये ऐसे झगड़ा हो गया है, जो मैंने आपको बताया। और उसी का परिणाम हुआ कि आप देखें कि एक जो मॉब की क्लैश होती है, दो समुदायों के आपस में झगड़ा जो क्लैश होता है, उसको वहाँ पे पुलिस ने रोका, क्योंकि पुलिस वहाँ पे सजग थी, पुलिस को ही कुछ ना कुछ जानकारी मिली। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि पीएफआई के पास आपसे ज्यादा इंटेलिजेंस था, उन्होंने आपको 2 दिन पहले कह दिया था। मैंने अभी देखा, हाँ बिल्कुल सही है, मैंने अभी स्टेटमेंट देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र राठौड़ जी ये कहते हैं कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्रीय संस्था है, केंद्र सरकार के समस्त नेता उस पर आरोप भी लगाते हैं, लेकिन फिर बैन लगाने वाली ईडी की बात करते हैं कि साहब ईडी ने उनके पास इतना पैसा निकाला। तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया? ये कह रहा हूँ कि उनके पास 2 दिन पहले से उन्होंने आपको सूचना दे दी किस तरह की चीज हो सकती है। देखिए, जो अब आपने जो एक पहला सवाल किया उसका भी मैंने जवाब दिया था, दूसरे सवाल का जवाब इसमें भी आएगा। जो आपने कहा कि पूरे राजस्थान में दंगा फैलाने की बात है, बिल्कुल सही है। ब्यावर में इस तरह की स्थिति आने से रोकी गई, वहां भी इस तरह का प्रयास हुआ था, और ब्यावर के अलावा और अन्य स्थानों पर टोंक से लेकर के कई जगह पे ऐसा हुआ, लेकिन ये रोका गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, किसी एक नेता के मुंह से आपने ये सुना कि ये दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए, दोनों समुदायों को एक साथ मिलकर के रहना चाहिए, यहाँ पे किसी जो है सब शांति के साथ आगे बढ़ें, कोई बयान आप नहीं सुनेंगे। आप किसी एक समुदाय विशेष को गाली देते हुए, एक समुदाय विशेष की बात करते हुए सिर्फ ये सुन सकते हैं। और आज भी मैंने देख रहा था, पीएफआई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति कर रहे थे, कल से तरह तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन पीएफआई को लेकर के अगर आरोप लगाते हैं पीएफआई पर कि वो इस तरह की घटनाएं अंजाम देती है, दंगे फैलाती है या कुछ भी करती है, तो आज तक केंद्र सरकार 8 साल से क्या कर रही है?
क्या 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 एक्शन लिया, ये बताने का कष्ट कोई नहीं करता, बात घुमा के गोल कर जाते हैं। ठीक है राकेश जी, आपको अगर कुछ कहना है तो बोलिए जल्दी, मैं इसी के पास जाऊंगा, बोलिए। देखिए, जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं स्वर्णिम जी कि वहां पे कानून व्यवस्था को फिर से कंट्रोल में लिया गया, एक वीडियो वायरल हो रहा है सुबह से जहां पे पुलिसकर्मी दंगाई, कंट्रोल में ही है। और आप भी सुनिए, आप बताइए कहाँ खराब हुई कानून व्यवस्था। और जेपी जी, जब वहाँ पे बोर्ड की परीक्षा आयोजित हो सकती है, इसका मतलब लोगों में रोष नहीं था, लोगों में वैमनस्य नहीं हुआ, ना ये पनपा पाए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहाँ ये थी कि शर्म आती थी कि आपके नेता इस तरह की सांप्रदायिक स्थितियों को कंडेम करने की बजाय भड़काने का काम करते हैं, और भड़काने के लिए ही वहां गए। निकालना चाहते हैं, बिल्कुल समय नहीं निकाल रहे। वहाँ पे तो पुलिस ने परीक्षा आयोजित करा दी, बोर्ड की परीक्षा आयोजित हुई जिसमें हजारों बच्चों ने करौली में बोर्ड की परीक्षा दी है। आप सुनिए उसको, वीडियो वायरल हो रहा है सुबह से जिसमें पुलिस, अरे वीडियो की पहले प्रामाणिकता जांच करिए, स्वर्णिम जी, स्वर्णिम स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, एक मिनट सुनिए स्वर्णिम जी, हाँ बोलिए, राखी राठौड़ अपनी बात पूरी करें। हाँ, राजस्थान के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आती है, एक्साइटमेंट आप लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्था संभालने के लिए अच्छा, करें, ठीक अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। स्वर्णिम जी एक मिनट सुनो। अरे भाई, अपराध और लॉ एंड ऑर्डर अलग अलग चीजें, एक मिनट सुनिए स्वर्णिम जी, हाँ बोलिए राखी जो राठौड़। वीडियो वायरल हो रहा है उसके अंदर पुलिसकर्मी खुद ये कह रहा है कि अब बहुत हो गया है, आपने बहुत पत्थर मार लिए और अब जाइए। तो दिखता है साफ कि पुलिसकर्मी भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। पुलिस का इकबाल, जैसे मैंने आपसे कहा, रावत भाटा कोटा की जो एक घटना हुई उसमें लगातार खत्म होता जा रहा है। मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेंगे। आप स्वर्णिम जी से भी बात करेंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, लेकिन यहाँ का नहीं देखेंगे। शर्मा था जिसने जान की बाजी लगा सुनिए, करके जो था जो उसके- सांप्रदायिक तत्वों लेकिन ने वो आग वीडियो भी लगाई, आया है, बचा के लाया लोगों वो को। वीडियो भी आया है, उसको भी ऐसे मोरल डाउन मत करिए, पुलिस को उंगली मत उठाइए। ये पुलिस है जो सुरक्षित रखती है, आपको भी रखती है और हमें भी रखती है, इस देश को रखती है। इस पर अगर उंगली उठाते हैं ना तो आपकी सांप्रदायिक मानसिकता के साथ आपकी संकीर्ण मानसिकता भी दिखती है। इसके लिए शर्म आनी चाहिए आपको। वो पुलिसकर्मी जिसको आज पूरा देश सराह रहा है, नेत्र शर्मा, जिसकी फोटो दिखती है कि बच्ची को बचा के लाया, आप उस पुलिस पर उंगली उठा रहे। आप करौली की पुलिस पर जब उंगली उठाते हैं तो आप अपनी संकीर्ण मानसिकता और ओछी मानसिकता को ही प्रदर्शित करते हैं। इससे अधिक तो एक मिनट राखी राठौड़ मैडम, नेत्रेश शर्मा को करौली पुलिस का चेहरा बना करके करौली पुलिस की इस नाकामी को छुपाया जा सकता है क्या स्वर्णिम चतुर्वेदी जी? कि पहले से तय था और ये सब जानते हैं कि गंगा जमनी तहजीब सहिष्णुता ये सब कितनी कहने की बातें हैं और कितनी अमल में आती हैं, सब जानते हैं। आपको पता था कि इस रास्ते से जुलूस की आपने परमिशन दी है, यहाँ पर जुलूस निकलेगा तो क्या हालात बन सकते हैं। उसके बाद में उस मौके पर पुलिस का जाब्ता नहीं होना, आप कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर है ही नहीं, आप ये कहते हैं कि पुलिस का कहीं कोई नाकामी है ही नहीं, ये कैसे स्वर्णिम जी? देखिए, आपको मैं यही बता रहा हूं कि अगर पुलिस की नाकामी होती तो ये दंगा बढ़ सकता, लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता। अरे भाई, वो क्या नहीं हुआ, ये दंगा नहीं हुआ। वहाँ पे वहाँ पे कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लोग अस्पताल में भर्ती हैं, आपको कर्फ्यू लगाना पड़ा है, 7 तारीख तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी आपने। दंगे में क्या कसर रह गई? इसको नाम दंगा मत दीजिए तकनीकी तौर पर, उपद्रव तो हो गया ना वहाँ। उपद्रव हुआ है और उपद्रव जिन्होंने किया वो एसआईटी की जांच में सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रोमिनेंट नेता का उसमें नाम आया है, जो मैंने आपको बताया, करौली के पूर्व सभापति रहे। आप जांच कर लीजिए, अरेस्ट होंगे कल तक। नाम दूसरे लोगों के भी आ रहे हैं, वो कब तक अरेस्ट होंगे ये भी बताइए। सब अरेस्ट होंगे, मतलब जो भी है, कोई भी वो कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे उनका भी बताइएगा। अपराध किया महेश शर्मा जी, वो अरेस्ट होगा। महेश शर्मा जी, स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा बात तो है नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता तो है नहीं सत्ता में आने का, तो यही एक रास्ता है। लेकिन इस बात पर संतुष्ट होना चाहिए या इस बात की चिंता करनी चाहिए? एक मिनट के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि इस तरह के भावनात्मक मुद्दों की सीढ़ी पर चढ़कर भाजपा सत्ता में आती है, तो आ रही है, लगातार आती जा रही है। एक बार आई, उसी राज्य में दोबारा भी आ गई, तिबारा भी आ गई। इसकी चिंता करनी चाहिए या इसकी कड़ी निंदा से काम चल जाएगा? महेश शर्मा जी, देखिए, मतलब ये घटना जो है वो निंदनीय है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसी घटनाएं समाज में सद्भाव की माहौल को बिगाड़ रही है। तीसरा, इसमें मकसद जो भी है किसी का भी हो, अगर यूं देखा जाए तो कहीं पे मतलब राजनीति नजर आती है। अब आता है कि जब अगर इंटेलिजेंस से इनपुट थे या मतलब आप दूसरी पार्टी से इनपुट थे कि कहीं न कहीं ये ऐसी वारदात हो सकती है, तो उससे पूर्व ही प्रशासन ने दोनों संप्रदायों के लोगों को बुला करके मतलब कहते हैं बात तो नहीं की गई, उन प्रमुख लोगों से बातचीत तो नहीं की कराई, जिसकी वजह से ये मतलब क्या कहते हैं बाद में ये काम इस तरह से पुलिस को अगर इनपुट तक ये हो सकता है
तो इससे पहले कि इसके कोई घटना हो, उस घटना से पहले अगर आप मतलब क्या कहते हैं उसको नियंत्रित करें, सामाजिक समरसता के माध्यम से भाव को सुधारने के लिए इन सब चीजों को अगर आप कर देते हैं तो ये घटना टाली जा सकती है। अब आता है कि सब उस पर जो सुरक्षा व्यवस्था की भी बात आ रही है, तो जैसे 30-40 आदमी लोग बताए जा रहे हैं पुलिस के साथ। तो जब ये आपको ये था कि साहब कभी दंगा हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो इतनी कम संख्या में पुलिस बल को लगाया क्यों? आप अच्छा फोर्स लगाते तो कहीं न कहीं पहले मतलब आपका जिला प्रशासन का है, आरोप प्रत्यारोप अलग है। आरोप प्रत्यारोप को ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ मैं, ये महत्व देता हूँ कि जिम्मेदारी हमारी भी है, सरकार की भी है जिम्मेदारी, शांति व्यवस्था रखे, समय से कोई घटना घटे उससे पूर्व ही पहले उसको रोकने की कोशिश करे, तब तो वो कामयाबी कहलाएगी। और इसके अलावा समाज का दायित्व भी होगा कि वो किसी रूप में मतलब ऐसे लोगों को, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों को स्वयं ही अपनी ताकीद करे, ताकि जिससे वो बाद में ऐसी घटनाएं ना हो। और दूसरा एक ये भी चीज है, अब जैसे आपके मतलब कोई भी अगर हिंदू को, जैसे हिंदू की जो भी जुलूस वगैरह होते हैं, रामगंज क्षेत्र में जयपुर का उदाहरण देते, तो उसे संवेदनशील क्षेत्र से निकालने की क्या जरूरत थी? आप उस व्यवस्था दूसरी अल्टरनेट व्यवस्था कर सकते हो, वो क्यों नहीं की गई? सही बात है। सीएलजी की कितनी मीटिंग, सही कह रहे हैं महेश जी आप, सीएलजी की मीटिंगें हो लें, दोनों तरफ के प्रबुद्ध नागरिक साथ में बैठ जाएं, लेकिन ये सब जानते हैं कि अंततोगत्वा गंगा जमनी तहजीब जो है वो उसमें नियम और शर्तें लागू हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो गंगा जमनी तहजीब डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर हम नहीं रह पाएंगे आपके भाई बंधु, फिर हम अपने तरीके से इसको डील करेंगे। दूसरी बात ये समझ में नहीं आता कि घर में, शहर में, किसी भी शहर में चले जाइए, छोटी मोटी रिपेयर करानी हो, आपको पत्थर चाहिए हो तो आपको पत्थर खरीदने जाना पड़ता है। ये पत्थर मकानों की छत पे आ कहाँ से जाते हैं, चाहे वो हिंदुओं की छत है कि मुसलमानों की छत है, जिसकी भी है, मिसक्रिएंट्स जिनको हम नाम देते हैं, ये पत्थर कहाँ मिल जाते हैं उनको? ताज्जुब की बात है, शहरों में पत्थर मिलना मुश्किल हो रहा है, आपको खरीदने ही पड़ते हैं पत्थर, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने सारे पत्थर कहाँ से छतों पर आ जाते हैं जब जरूरत पड़ती है तब? ताज्जुब की बात है। खैर, इस सबसे अलग राखी राठौड़ मैडम, हमला इस बात पर भी हो रहा है और इसका जवाब शायद आप लोग देते देते अब तक काफ़ी अभ्यस्त हो गए होंगे कि इसका जवाब तो हमको कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा कि 137 दिन के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था कीमत बढ़ने का पेट्रोल डीजल का, वो अभी तक थम नहीं रहा। कांग्रेस लगातार इसको मुद्दा बनाए हुए है। तो आप निश्चित तौर पर इसमें सहूलियत महसूस करते हैं कि कुछ और बात हो जाए जिस पर बात कर ली जाए, इस पर जवाब ना देना पड़े। ये सही बात नहीं है क्या राखी जी? देखिए, राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस का काम है करना, और अगर ये चाहते हैं कि ऐसा कोई काम ना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ढंग से रखें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जैसे विधानसभा के अंदर यहाँ इनके मंत्री ये कहते हैं कि हाँ, राजस्थान के अंदर जो है दुष्कर्म सबसे ज़्यादा है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, ये स्टेटमेंट जो है अपराधियों का हौसला बुलंद करता है। वैसा ही स्टेटमेंट आज मुख्यमंत्री जी ने दिया। उन्होंने कहा कि उस जगह पे आपत्तिजनक जो है नारे दिए गए, डीजे बजाया गया, उन अपराधियों को क्लीन चिट देना है, ऐसा स्टेटमेंट देना कि उन्होंने वहां पर इस तरह की बात हुई। तो देखिए, पेट्रोल की रेट अगर आप चाहते तो महंगाई पे भी बात कर लेते जेपी शर्मा जी। युद्ध है, युद्ध से नुकसान होता है कि आप इस मुद्दे से कांग्रेस आप पे आरोप ये लगा रही है कि आप इस मुद्दे से बचने के लिए चाहते हैं कि दूसरे मुद्दों पर चर्चा छिड़ी रहे और आम नागरिक जो कि मतदाता भी है वो उसी बारे में सोचे। जेपी शर्मा जी, हम पहली बात तो इसको चाहते नहीं है, और अगर हम ये चाहते हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं इसको रोक पा रही है? अगर महंगाई पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, मैं तैयार हूं बिल्कुल। और आप जो युद्ध के वक्त नुकसान होता है, हम ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, वहां का असर जो है वो हमारे देश में भी होता है, और उसके आधार पर आप आसपास देखिए, श्रीलंका के अंदर इतनी प्रॉब्लम में आ गए, पाकिस्तान अभी प्रॉब्लम में चल रहा है, आसपास के जो स्टेट्स हैं, आप देखिए जर्मनी के अंदर इतना ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, तो उससे तो कंट्रोल करने का प्रयास किया। मैं खाड़ी युद्ध याद दिलाना चाहूंगी, जब पहले दिन के अंदर ही पेट्रोल पंप्स बंद हो गए थे, लेकिन ऐसा स्थिति यहाँ पे रिसोर्सेज के मामले में नहीं हुआ, तो हम लोग डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। बोलिए स्वर्णिम जी, बोलिए। देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी महंगाई पर बात नहीं करेंगे। 137 दिन तक अगर पेट्रोल नहीं बढ़े, सुनिए, अगर 137 दिन तक आप पेट्रोल के दाम बढ़ने से रोक सकते हैं तो आपको शायद ये भी जानकारी होगी कि अगर किसी भी देश में पेट्रोल के 2 महीने के जो स्टॉक है वो पहले से रहता है। आज अगर आपको पेट्रोल चाहिए वो तो 2 महीने बाद काम आएगा। तो आज पेट्रोल के दाम जो है वो 2 महीने पहले जो पेट्रोल आपने खरीदा था उसको लेकर काम आएगा, तो इसका मतलब आज तो दाम कम रखें, 2 महीने बाद देखिए, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, दाम तो बढ़ रहे हैं, दाम तो अगर आप देखे जाए तो 12 साल पुराने दाम है। सुनिए जेपी जी, अगर आप बात करें तो 12 साल पहले जो पेट्रोल के दाम थे कच्चे तेल के, वो आज हैं 12 साल पहले, लेकिन
हिंदुस्तान में रेट 12 साल पहले वाली नहीं है। देश चाहता है कि 12 साल पहले वाली जो रेट हो पेट्रोल डीजल जो बिकता था वो लागू कर दीजिए। राजस्थान में तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा ही है। आपके नेता एक डॉक्टर को प्रताड़ित करते हैं, उसको आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं, उनको सजा मिलेगी। ये लॉ एंड ऑर्डर हम करेंगे। आपके नेता कोटा में किसी सरकारी अधिकारी पर अगर